दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ शर्लक होम्स की एक और दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई कहानी, लाल बाल चाल, द रेड हेडेड लीग। तो आइए सुनते हैं। मैं शर्लक की कार्यप्रणाली को जानता था। वो केस के बारे में अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं भी समय आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हम दोनों वापस लौट पड़े। मैं आपको बता देना ठीक समझता हूँ कि यहाँ कोबर्ग स्क्वायर पर कुछ गंभीर अपराध होने वाला है, लेकिन उसे रोकने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। कैसा अपराध? तुम्हें कैसे पता? इसके लिए भी आपको इंतज़ार करना होगा डॉक्टर। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। आज रात मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आज रात मतलब कितने बजे? 10 बजे तक। मैं ठीक 10 बजे तक आपके घर बेकर स्ट्रीट पर पहुँच जाऊँगा। एक बात और, शायद आज हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े, इसलिए अपना सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ रख लेना। उसकी इस बात को सुनकर मैं थोड़ा सिहर गया था। मेरी वो सिहरन सिर से पांव तक उतरती चली गई। ऐसा नहीं था कि मैं डर गया था। मैं आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर था। जंगों के दौरान मैंने मौतों के ऐसे खतरनाक पलों को कई बार देखा था। मैं खतरे से भरे उन पलों के बारे में सोचने लगा जो कोबर्ग स्क्वायर में किसी अपराध की आशंका को जन्म दे रहे थे। मैं बिल्कुल भी शर्लॉक की तरह नहीं सोच पाता था। मैं उसकी तरह सोचने की सोच भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि शर्लॉक होम्स ने मुझे रिवॉल्वर लाने को क्यों कहा था। उसने विंसेंट को लंदन का छटा हुआ इंसान बताया था। वो कोई गहरी चाल चल रहा हो सकता था, पर शर्लॉक ने यहाँ ऐसा क्या देखा था जो वह खुद नहीं देख पाया था? आखिर विल्सन से उसने भी तो वही सुना था जो शर्लॉक ने। फिर वो इस घटना का अनुमान शर्लॉक की तरह ही क्यों नहीं लगा पा रहा था? पर वो जानता था कि वो वॉटसन है और उसका मित्र शर्लॉक होम्स। वो जानता था कि उसे शर्लॉक के एक्सप्लेनेशन का इंतजार करना ही होगा और उसके लिए उसे रात 10 बजने का भी इंतजार करना ही होगा। इसी उधेड़ बुन में 9:30 कब बज गए इसका उसे पता ही न चला। मैं जल्दी से ऑक्सफोर्ड रोड से बेकर स्ट्रीट की तरफ चल पड़ा। शर्लॉक के कहे मुताबिक अपना रिवॉल्वर मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया था। अफसर मिलते ही मैं उसे कभी भी चलाने के लिए भी तैयार था। मैं जब बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो वहां शर्लॉक के साथ 2 और लोगों को भी खड़े पाया। शर्लॉक ने उनसे मेरा परिचय कराया। उनमें से एक था स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एजेंट पीटर जोन्स। दूसरा, जो अफसर जैसा प्रतीत होता था, वो देखने में लंबे कद का गंभीर भाव वाला इंसान था। उसने एक चमकदार हैट लगा रखी थी और सम्माननीय लोगों की तरह फ्रॉक कोट पहन रखा था। वो बैंक का मैनेजर था। उसका नाम था मैरीवेदर ग्लूमली। शर्लक होम्स ने कहा, आज की रात बहुत खतरे से भरी है। हम जिस काम को करने आए हैं, यदि उसे करने में चूक गए तो एक बहुत बड़े नुकसान से गुजरना होगा। ये नुकसान लगभग 30,000 पाउंड का हो सकता है। यहाँ क्या होने वाला है? मैंने उत्सुकता से पूछा। जॉन क्ले, जुर्म की दुनिया का एक जाना माना कुख्यात अपराधी, मर्डर, चोरी, डकैती, ठगी, राहजनी, शायद ही कोई अपराध होगा जो उससे करने से छूटा होगा। अपराध की दुनिया का बादशाह है। अपने शिकार को बुलडॉग की तरह चीर सकता है। आज मैं उसके हाथों में कानून के ब्रेसलेट यानी हथकड़ी पड़ी देखना चाहता हूँ। वो इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है या करने वाला है? उम्मीद है कि आज आप लोगों का उससे सामना अवश्य होगा। हम सब वहां से कोबर्ग स्क्वायर पहुंचे। बैंक मैनेजर मिस्टर मैरीवेदर की मदद से हम बैंक के अंदर जा पहुंचे थे। शर्लॉक ने हम सबको सावधान कर दिया था कि उनके चलने से फर्श पर किसी किस्म की आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सब ने एक अंधेरे कोने में शरण ली। कहना होगा कि हम छुपे हुए थे। सबके दिल धड़क रहे थे। शर्लॉक ने अभी तक क्लियर नहीं किया था कि कब क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ चुके थे कि जो भी होने वाला है वो यहीं इसी बैंक में होने वाला है। अचानक फर्श के नीचे कुछ खटपट के स्वर उभरे। सभी सतर्क नजर आने लगे। देखते ही देखते फर्श पर एक हल्का सा क्रैक बन गया। उसमें से रोशनी की लकीरें निकलकर ऊपर छत से टकराने लगी। सब हैरानी से उस दृश्य को देख रहे थे। शर्लॉक फुसफुसाया, मिस्टर पीटर,
वास्तव में यहाँ बैंक डकैती होने वाली है। डकैत नीचे से बैंक का फर्श तोड़कर बैंक में घुसने वाले हैं। वो बैंक में रखा फ्रेंच गोल्ड लूटना चाहते हैं। नीचे से फर्श को तोड़ा जा रहा है। जो रोशनी क्रैक से ऊपर आ रही थी वो डकैतों के हाथ में थमे लैंप की हो सकती है। उसके इस रहस्य उद्घाटन से सबकी कनपट्टियां सनसना उठी। फर्श पर क्रैक के साथ साथ रोशनी का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो क्रैक इतना बड़ा हो गया था कि कोई भी इंसान उसमें से बाहर आ सकता था। वॉटसन, माय डियर फ्रेंड, अगर वो फायर करने की कोशिश करे तो तुम्हें भी उसके फायर का जवाब देना है। मैं तैयार हूं। मेरी रिवॉल्वर पर अपनी पकड़ मजबूत हो गई। फर्श पर बने क्रैक से एक हाथ बाहर निकला। इसके साथ ही उस हाथ का मालिक भी बाहर आ गया। क्रैक से नीचे खड़े इंसान ने ऊपर आ चुके इंसान को एक लैंप पकड़ा दिया। उसकी रोशनी में दिखाई पड़ा कि वो विंसेंट था, विंसेंट स्पोल्डिंग। उसके बाद एक शख्स और उसी रास्ते से बाहर आया। उसके बाल पूरी तरह से लाल थे। अनुमान लगाया गया कि यह शख्स विलियम मॉरिस हो सकता था, जो लीग के ऑफिस में विल्सन पर नजर रखने का काम करता था। उनका एक साथी अभी और नीचे था, जो कि ऊपर नहीं आया था। शर्लॉक ने अनुमान लगाया कि वो डंकन रोज हो सकता है। विंसेंट के चेहरे पर सफलता की जबरदस्त चमक थी। वो फुसफुसाया, जल्दी करो विलियम, सोना यहीं कहीं होगा। उसे ढूंढो और सारा सोना बैग में भर लो। शर्लॉक होम्स का संकेत पाते ही चारों अपने स्थान से उछले और उन्होंने आगे दौड़े आते विंसेंट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। विलियम, जो अभी उनसे थोड़ा पीछे था, इस स्थिति को तुरंत भाप गया। उसने वापस उसी गड्ढे में छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर हालांकि उस पर झपटा था, लेकिन वो हाथ नहीं आया। शर्लॉक जानता था कि भले ही वो यहां से भागने में सफल हो जाएगा, लेकिन बच नहीं सकेगा, क्योंकि उनका सरदार उनके हाथ में आ चुका है। विंसेंट ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, जिसे शर्लॉक के एक ही पंच ने नाकाम कर दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट चुका था। वॉटसन ने लपक कर उसके रिवॉल्वर पर कब्जा कर लिया। तब तक इंस्पेक्टर निकट आ गया था। मुकाबला करने की कोशिश करना बेकार है जॉन क्ले। पुलिस इस जगह को चारों तरफ से घेर चुकी है। विंसेंट को इंस्पेक्टर ने जॉन क्ले कहा था। वो वास्तव में जॉन क्ले ही था, कुख्यात अपराधी व खूनी। वो समझ चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। उसने प्रतिवाद नहीं किया। रेड हेडेड लीग की योजना वाकई शानदार थी मिस्टर जॉन क्ले। तो तुम्हें हमारी योजना का कैसे पता चला? कभी कभी ज्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है मिस्टर जॉन। तुम्हारी भूल ये थी कि तुमने एक ऐसी लीग की स्थापना कर डाली थी जिसके उद्देश्य अर्थपूर्ण नहीं थे। कोई कितना भी दयावान क्यों ना हो, पर अपने पैसों को यूं ही किसी पर नहीं लुटाता फिरेगा। दूसरी गलती तुमने ये की कि अपना काम पूरा होते ही तुम लीग को बीच में छोड़कर भाग गए। ओह, उससे मिस्टर विल्सन तुम्हारे पास जा पहुंचे और तुम उसके जरिए मुझ तक। निसंदेह। हाँ, जब मुझे बैंक में रखे उस फ्रेंच गोल्ड का पता एक अखबार के जरिए लगा तो मैंने उसे उड़ाने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन बैंक में घुसना आसान नहीं था। तब एक दिन मेरी नज़र मिस्टर विल्सन द्वारा दिए गए उस विज्ञापन पर गई जो कोवर्ग स्क्वायर में स्थित था, जहां स्थित बैंक से मुझे गोल्ड उड़ाना था। उनका ऑफिस ठीक बैंक के पीछे था। मैंने योजना बनानी शुरू कर दी। विल्सन के बाल लाल थे। लाल बालों के साथ मैंने अपनी चाल बुन ली थी और विल्सन उसमें फंस भी गया। इसके अलावा जितने भी लाल बालों वाले मेरे पास आए, मैंने उन सबके बालों में कोई ना कोई खोट निकाल कर उनको लौटा दिया, लेकिन लाल बाल चाल सफल ना हो सकी। पर तुमने मेरी योजना को कैसे ताड़ लिया? विल्सन के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद मुझे शुरू से ही इसके पीछे कोई चाल नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा कारण है कि विंसेंट अर्थात तुम जॉन क्ले विल्सन को कुछ घंटों तक उसके ऑफिस से दूर रखना चाहते हो। मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसी योजना भला कौन अपराधी बना सकता है। जब विल्सन ने मुझे तुम्हारे होलिये के बारे में बताया तो मैं उसी समय समझ गया कि तुम हो जॉन क्ले, क्योंकि कानों में ईयर रिंग पहनने का तुम्हें बहुत शौक है। इस समय भी वे तुम्हारे कानों में हैं। फिर भी पूरी जानकारी जुटाने में मैं विल्सन के ऑफिस पहुंचा। वहां जब मैंने उसके ऑफिस का मुआयना किया
तो मुझे यह पता लगा कि उसके घर के ठीक पीछे एक बैंक भी था। इस जानकारी ने मुझे सतर्क कर दिया, क्योंकि विल्सन ने मुझे बताया था कि तुम उसके ऑफिस के बेसमेंट में कई कई घंटे अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने के लिए जाते हो। मुझे यह खटका हुआ कि कहीं बेसमेंट से कोई सुरंग तो नहीं खोदी जा रही। मैंने तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया। तुमने दरवाज़ा खोला। मैंने तुमसे कौन साइड में जाने का रास्ता पूछा। वास्तव में उसके पीछे की मंशा थी तुम्हारे घुटनों को चेक करना। घुटने क्यों? क्योंकि यदि बेसमेंट में कोई सुरंग खोदी जा रही होती तो उसके लिए झुकना ज़रूर पड़ता। घुटनों के बल बैठे बिना छोटी सुरंग का खोदा जाना मुमकिन नहीं था। अगर तुम कोई बड़ी सुरंग खोद रहे होते तो उसे खोदने में बहुत समय लग सकता था। ओह, मैंने देखा कि तुम्हारे घुटनों के पास से तुम्हारी ट्राउज़र कुछ मिट्टी से सनी थी। वहाँ ज़मीन से रगड़ने के कारण ट्राउज़र थोड़ा उधड़ भी गई थी। वेरी स्मार्ट। घुटनों को बचाने के लिए तुमने ज़रूर ट्राउज़र के नीचे घुटनों पर नी कैप्स बांध रखी थी। इसका आभास तब हुआ जब विल्सन ने तुम्हारे साथी विलियम मॉरिस के बारे में बताया। उसने विल्सन को यूं ही बता दिया था कि वो एक नी कैप्स की फैक्ट्री में काम करता है। जॉन क्ले उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। मैं जानना चाहता था कि सुरंग विल्सन के मकान के आगे से खोदी जा रही थी या पीछे से। यदि आगे से खुदाई के निशान मिलते तो मैं बैंक से अपना फोकस हटा लेता, क्योंकि बैंक विल्सन के मकान के पिछली तरफ था। ये जानने के लिए मैंने विल्सन के घर के आगे की सड़क को छड़ी से ठकठका कर देखा। यदि उसके नीचे की जगह खाली या खुदी हुई होती तो ठकठकाने से मुझे उसके खोखलेपन का पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं समझ गया कि सुरंग पीछे से खोदी जा रही है और अपराधियों का उद्देश्य साफ है कि वो बैंक लूटना चाहते। इसके बाद मैंने बैंक के मैनेजर और इंस्पेक्टर पीटर से संपर्क किया। उन्हें किसी अपराध के होने की आशंका से रूबरू कराया। इस प्रकार तुम आखिर कानून के शिकंजे में फंस ही गए। मिस्टर शेरलॉक होम्स, बैंक मैनेजर आभार भरे शब्दों में बोला, मैं और मेरा बैंक आपका एहसानमंद है। हम आपके सहयोग को भूल नहीं सकते। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता लगा कि हम आज ही बैंक में चोरी करने वाले हैं? जॉन क्ले बुरी तरह से आहत था। बहुत आसान था। जब तुम्हारी सुरंग खुद गई और लीक के ऑफिस का ताला लग गया और अगले दिन इतवार होने के कारण बैंक की छुट्टी भी थी, तो मैं समझ गया कि आज ही शायद बैंक में चोरी की जाएगी, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होने से तुम्हें शहर छोड़कर जाने का समय मिल जाता। तुम सचमुच ब्रिलियंट हो मिस्टर शेरलॉक होम्स। यदि मुझे तुम्हारी ऐसी विलक्षण कार्यकुशलता का थोड़ा भी आभास हो जाता तो मैं इस चोरी को टालता तो नहीं, इसे करने की और भी जोरदार और शानदार योजना बनाता। अब जेल की चक्की पीसते हुए ऐसी योजना बनाने की सोच भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को बुला लाया था। जॉन क्ले को जेल ले जाया गया। विल्सन को जब इस योजना का पता चला तो वो भौंचक्का रह गया। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी भी आई कि 4 पाउंड्स के लालच ने उसे अव्वल दर्जे का मूर्ख बना दिया था। वो शुक्र मना रहा था कि वो किसी और भारी मुसीबत में नहीं फंसा था। मैं भी मुस्कुरा रहा था। मुझे अपने रिवॉल्वर की गोलियां खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इस केस को ख़त्म करने में मेरे काबिल दोस्त शर्लॉक होम्स ने जितना दिमाग खर्च किया था वही काफ़ी था। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आने वाले समय में इसी तरीके की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अंत तक सुनने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।